चलिए, तो क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं, बहुत ही जरूरी होने वाला है टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता दें कि एईएन के जितने भी क्वेश्चन थे हमने वो डिस्कस कर चुके हैं बहुत, लगभग यानी कि 1600 से 17, मेरे ख्याल से 2000 के करीब करीब यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि भी कैसे यहाँ पे चीजें की जा रही है। ठीक है, जब तक कि आप पढ़ोगे नहीं तब तक कि सिलेक्शन कैसे होगा। और पहली चीज ये कि जब तक कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, तो आपको पता कैसे चलेगा कि चीजें कैसे आगे बढ़ रही है। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन बढ़ रहा है और उसके चलते आपको एक स्ट्रेटेजिक वे में यदि पढ़ाई नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। चलिए, तो हम इससे जो 15 क्वेश्चन है इससे पहले हमने कर चुके हैं और अब यहाँ पे करने जा रहे हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट वाला 16 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर 16 में क्या बोल रहा है, चेक करो। इन इन टू वे स्लेब, ठीक है, द टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट। टू वे स्लेब है और टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट। तो टू वे स्लेब में आप जो टॉर्सन रिइंफोर्समेंट है वो कहाँ प्रोवाइड करते हो? मिड डेप्थ ओनली, टॉप फेस ओनली, बॉटम फेस ओनली। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? सिंपल, तो 16 का आपका डी हो जाएगा। टॉप एंड बॉटम फेस दोनों में ये चीज प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, टॉप एंड बॉटम दोनों में आपका प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन चेक करो 17 वाला क्या बोल रहा है। इफ अ रेक्टेंगुलर अंडर reinforced section is subjected to a bending moment equal to its moment carrying capacity and the stress in steel and extreme compression fiber of concrete at this moment are sigma s and sigma c respectively, then which of the following is correct? right? तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये चीज आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, फॉर अंडर रिइंफोर्समेंट बीम स्टील इल्ड प्राइवर। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, स्टील देखो अंडर रिइंफोर्समेंट में क्या होता है। ठीक है, अंडर अंडर रिइंफोर्समेंट सेक्शन जो होता है आपका, उसमें क्या होता है कि जो स्टील होती है, स्टील सबसे पहले क्या होती है, इल्ड करती है ना। देखो, स्टील इल्ड प्राइवर टू कंक्रीट फेलियर, कंक्रीट के फेल होने से पहले स्टील इल्ड की जाती है, इल्ड करती है। बात समझ में आ रही है? राइट, अंडर रिइंफोर्समेंट सेक्शन में, अंडर रिइंफोर्समेंट सेक्शन में कंक्रीट के फेल होने से पहले स्टील इल्ड होती है। तभी तो आपको उसमें साइन पता चलता है कि आपकी जो स्लेब है वो नीचे गिरने वाली है। ठीक है, एक सिग्निफिकेंट आपका साइन वहां पे आपको मिलता है अंडर रिइंफोर्समेंट सेक्शन में। और यदि आप ब्रिटल कर देते हो सेक्शन को, यदि मतलब और रिइंफोर्स कर देते हो, तो वो सेक्शन आपका क्या, वो जो एक तरीके से कंक्रीट या एक तरीके से स्लेब जो भी है वो आपको साइन नहीं देता, विदाउट साइन वो फेल कर जाता है। राइट, ये बात को आपको समझना है। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा फिर, स्ट्रेस इन स्टील रीच परमिसिबल वैल्यू, स्ट्रेस इन स्टील रीच परमिसिबल वैल्यू वेयर एज stress in concrete has not reached, stress in concrete has not reached up to its permissible value, up to its permissible value। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिंपल, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, सिग्मा एस इक्वल्स टू सिग्मा एस इक्वल्स टू एफ वाई। ठीक है, ये ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सिंपली आंसर हो जाएगा। राइट, यहाँ पे क्वेश्चन चेक करो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। इन एन अंडर रिइंफोर्स्ड वन वे स्लेब, इन एन अंडर रिइंफोर्स्ड वन वे स्लेब with effective depth 100 mm, with effective depth 100 mm, the main steel is provided as 10 mm, the main steel is provided at, ठीक है, provided as 10 mm and 10 mm bars at 200, ठीक है, 200 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द स्लेब फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट एंड Fe, ठीक है, 415 स्टील विल बी। तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा, चेक करते हैं।
इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखो, मैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एक्चुअल में इसमें क्या होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.87 FY, 0.887 FY AST, ठीक है। ये चीज आपका यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना था आपको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आपका, इसको मैं थोड़ा सा इसको पीछे कर देता हूँ, ठीक है। मतलब ये MR इक्वल्स टू आपका हो गया 0.87 FY AST, और यहाँ पे D माइनस 0.42x, ठीक है। ये चीज हो गई x A, ठीक है। ये चीज आपका एक तरीके से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का निकालने का फार्मूला हो गया, ठीक। अब इसके बाद में चलिए आगे चलते हैं, हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स ए की वैल्यू निकालना पड़ेगा, राइट। तो एक्स ए की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, देखो क्या होता है 0.36 FC के, ठीक है, 0.36 FC के बी एक्स ए इक्वल में आपका हो जाएगा सिंपली 0.87 FY AST, ये आपका यहाँ पर होता है, राइट। अब यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू एक्स, इसको यहाँ पे इधर ट्रांसफर कर दो, तो डायरेक्ट आपका यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल, ठीक है, 0.36 FC के, ठीक है, और यहाँ पे बी, ये आपकी यहाँ पे कहानी बन गई। अब देखो इसको सॉल्व करना है आपको, और सारी चीजें को यहाँ पे निकालना, एक्स ए की वैल्यू को आपको निकालना है, राइट। तो इसको निकालने के लिए बस सारी वैल्यू पुट करते जाओ, आपका आंसर निकल, एक्स ए की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो एफ वाई की वैल्यू आपको देके रखा है कितना, ठीक है, 415 देके रखा है। AST आपको निकालना है, तो पाई डी स्क्वायर बाय, ठीक है, पाई डी स्क्वायर आपको डायामीटर देके रखा है, ठीक है, कितना देके रखा है देखो, ठीक है। स्लैब इफेक्टिव डेप्थ, ये मेन स्टील प्रोवाइडेड इज 10 mm, ठीक है, सेंटर सेंटर, ये आपको चीजें देके रखा है, ठीक है। चलिए चलिए, ये कहानी हो गई आपकी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और एफसीके की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, और बी की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी आपको देके रखा है। चलिए, तो इसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू निकाल लिया, एक्स ए की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, 19.7 mm, 19.7 mm। अब इसके बाद में निकालना क्या है अपने को, स्पेसिंग, इसके बाद में अब निकालना पड़ेगा थोड़ा सा स्पेसिंग, राइट। स्पेसिंग, स्पेसिंग निकालने के लिए आपका क्या हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई आपका AS डिवाइडेड बाय आपका AST, ठीक है। ये चीज आपकी यहाँ पर हो गई। स्पेसिंग सिंपल होता है, स्पेसिंग निकालना कोई भारी चीज नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, और आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, AST निकालने के लिए, AST जो ये 300 यहाँ पे जो AST है, ये जो AST निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सिंपली यही फार्मूला आपको लगाना है, AST, ठीक है। तो AST इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई, ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई आपका AS, और डिवाइड में आपका हो गया क्या, स्पेसिंग, राइट। ये चीज आपका यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट आगे बात करो, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका सिंपली देखो AST इक्वल्स टू आपका 1000 डिवाइडेड बाय आपका 200, स्पेसिंग आपकी 200 हो गई ना, मल्टीप्लाई में आपका पाई बाई 4, ठीक है, मल्टीप्लाई में आपका पाई बाई 4, एंड डी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, और यहाँ पे 392 यहाँ से निकल कर आ गया, ठीक है, 7 mm का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ से मिल गई। अब सिंपली करना क्या है, बस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में आपका फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर देनी है, ठीक है, 0.87 FY AST, राइट, D माइनस 0.42 x A, ठीक है। इसमें आपको वैल्यूज को पुट कर देनी है, और आपका यहाँ से सिंपल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। तो कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ पे, 13 किलो न्यूटन पर मीटर, 13 किलो न्यूटन पर मीटर यहाँ से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल कर आ जाएगा, राइट। चलिए,
तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली क्या बात थी, सिंपल एक चीज आपको ध्यान रखना था, वो ये थी कि भाई जो आपका मोमेंट ऑफ सॉरी एएसटी जो निकालना था वो भर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है, स्पेसिंग वगैरह को लेकर अपने को निकालना था। चलिए, फॉर द कैलकुलेशन sorry for the calculation of wind loading the entire country is divided into, ठीक है, जो विंड लोडिंग के लिए आपकी जो कंट्री है उसको कितने जोन में बांटा गया है, ठीक है, विंड लोडिंग की कैलकुलेशन के लिए, राइट, विंड लोडिंग की कैलकुलेशन के लिए आपकी जो कंट्री है उसको कितने जोन में बांटा गया, तो इसको हम कितने जोन में बांटे हैं, 6 जोन में आपने बांट के रखे हो, ठीक है, लो डैमेज, मीडियम डैमेज, ठीक है, हाई डैमेज एंड वेरी हाई डैमेज जोन, ठीक है। तो वेरी हाई डैमेज जोन किस किस के बीच में विंड की वेलोसिटी देख के लेते हैं, 47 से 50 के बीच में और 50 से ज्यादा के बीच में आपका हाई, वेरी हाई डैमेज, मतलब एक तरीके से ये समझ के चलो 50 की बात की जा रही है। और वहीं पे यदि 44 से 47 के बीच की बात करोगे तो वो हो जाएगा आपका हाई डैमेज, ठीक है, और वही 50 से ग्रेटर देन वाला हो गया वेरी हाई डैमेज, ठीक है। वैसे ही आपका 30 से लेकर 44 तक यदि आप चलोगे उसको बोलेंगे मीडियम जोन, ठीक है, और 33 से कम है तो उसको बोलेंगे लो डैमेज। चलिए, ये कहानी आपकी थी, तो इसका है आप 6 जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंक्रीट इन सी वाटर और एक्सपोज डायरेक्टली अलोंग द सी कोस्ट, ठीक है, सेल बी एटलीस्ट, ठीक है, ग्रेड आपको बताना है, तो इसका ग्रेड हो जाएगा आपका सिंपली, ठीक है, M30, ठीक है, M30, ठीक है, M30 आपका किसके लिए यूज किया जाएगा, किसके लिए यूज किया जाता है M30, आपको ध्यान देना है इसमें। तो यहाँ पे M30 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए M30। अब याद कैसे रखोगे, सी, ठीक है, सी में क्या हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है, 3 है तो यहाँ पे 3 M30 ऐसे याद रख लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, द अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन इंड रिस्ट्रेंट, ठीक है, इंड रिस्ट्रेंट सेल नॉट एक्सीड, अनसपोर्टेड लेंथ है, ठीक है, इंड रिस्ट्रेंट सेल नॉट एक्सीड, ठीक है, कितने से आपका एक्सीड नहीं करना चाहिए, इसका सिंपल है आपका कितना, 60, ठीक है, इसका हो जाता है आपका 60, तो इसकी मैं बात करता हूँ, एल इफेक्टिव इज लेस देन 60 इंटू एल डी, ठीक है, एल डी, राइट, लिस्ट लेटरल डायमेंशन एक तरीके से बोला जाए तो, इन रिस्ट्रेंट, ठीक है, इन रिस्ट्रेंट, ठीक है, सेल नॉट एक्सिट, आपका यहाँ पे ये चीज हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं फास्ट तरीके से, ठीक है, इन रिस्ट्रेंट में आपका 60, इन रिस्ट्रेंट में आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, इन एन इंटीरियर, ठीक है, इन एन इंटीरियर span of flat slab, the negative design moment, right, is taken as times the total design moment, ठीक है, जो नेगेटिव डिजाइन मोमेंट होता है आपका, ठीक है, वो कितना लेके चलते हो, वो लेके चलते हैं हम यहाँ पे 0.65, ठीक है, 0.65 सॉरी हम लेके चलते हैं, राइट। तो इसमें 5 में से 1 जब जाता है, 5 में से 1 जब जाता है, सॉरी 5 में से 6 जब जाता है तो बचता क्या, -1, तो एक तरीके से नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब 0.65, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, क्या बोलता है देखो, एन ऑर्डिनरी मिड स्टील बार हैज बीन pre-stressed to a working stress of 200 megapascal if the Young's modulus of steel, if the Young's modulus of steel is 200 gigapascal and permanent negative strain due to shrinkage and creep is 0.008, what is the effective stress लेफ्ट इन द स्टील, ठीक है। चलिए इसकी यदि हम बात करें यहाँ पे कैसे इसको निकालोगे, सिंपल, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो
सबसे पहले यहाँ पे करना पड़ेगा क्या, देखो इनिशियल फ्री स्ट्रेस आपको कितना देके रखा है, 200 गीगा पास्कल, राइट। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, हाँ चलिए। इनिशियल फ्री स्ट्रेस आपको देके रखा है 200 गीगा पास्कल, ठीक है। इनिशियल प्री स्ट्रेस 200 गीगा पास्कल, राइट। ये चीज आपको देखे रखा है, सॉरी गीगा नहीं मेगा पास्कल है, कहाँ गीगा के चले गया मैं, मेगा पास्कल, ठीक है। श्रिंकेज स्ट्रेन आपको देके रखा है, ठीक है। श्रिंकेज स्ट्रेन आपको देके रखा है कितना, 8 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। मॉड्यूलस इलास्टिसिटी ऑफ स्टील देके रखा है 200 गीगा पास्कल, राइट। मॉड्यूलस इलास्टिसिटी, ठीक है, ऑफ स्टील देके रखा है 200 गीगा पास्कल, ठीक है। इसके इसके ठीक है। अच्छा, इसको चेंज करने के लिए आपका हो जाएगा 200, सॉरी 200 मल्टीप्लाई 10⁻³ मेगा पास्कल, राइट। ये चीज यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में देखना है लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस। लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस आपको निकालना है, सिंपल लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस आपको निकालना है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो सिंपली हो जाएगा, ठीक है। सिंकेज स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय ई एस, ठीक है, ई एस, ठीक है। तो यहां से आपका सिंपल क्या हो जाएगा, ठीक है, 8 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई में आपका 210⁻³ तो यहां से आपका सिंपल 160 मेगा पास्कल यहां से निकल कर आ गया, राइट। बट अब यहाँ पे चेक करो स्ट्रेस लेफ्ट, तो ठीक है 200 था आपका, उसमें से माइनस कर दोगे 160, तो यहाँ से आपका 40 मेगा पास्कल यहाँ से निकल कर आ गया। तो सिंपल इसका आंसर क्या हो गया आपका 40 मेगा पास्कल, राइट। 40 मेगा पास्कल। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, बहुत अच्छी बात थी, ठीक है। देखो 40 मेगा पास्कल, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो, मैक्सिमम इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो टेंसाइल मेंबर, ठीक है, सब्जेक्टेड टू रिवर्सल, ठीक है, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू अदर्स, राइट। इसको निकालने के लिए आप करोगे कैसे, ठीक। चलिए इसका सिंपल आंसर हो जाएगा वो 24 का, मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसका हो जाता है आपका 180, राइट। 180 जब भी अर्थक्वेक की बात होती है, देखो द मैक्सिमम इफेक्टिव स्ट्रेन रेशियो फॉर टेंशन मेंबर सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ ड्यू टू अदर्स, मतलब कि आपका किसका हो गया यहाँ पे, एक तरीके से आपका, ठीक है, रिवर्स अर्थक्वेक की वजह से जो होता है वो 180 यहाँ पे हो जाएगा, राइट। चलिए तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखो 180 यहाँ पे हो जाएगा, राइट। सिंपल सी चीज है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 180, राइट। चलिए देखो द मैक्सिमम इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो फॉर अ टेंशन मेंबर सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस, ठीक है, ड्यू टू अदर, ठीक है। रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस में आ जाएगा कितना 180, राइट। रिवर्सल, ठीक है 18, ठीक है 18 में 18 मतलब रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, ध्यान रखते हुए चलना है आपको, अर्थक्वेक वगैरह की बात किया जा रहा है, ठीक है। 180 आपको ध्यान रखना पड़ेगा यानी पड़ेगा। चलो इन द गर्डर शियर फोर्स इज मेनली, इन अ गर्डर शियर फोर्स इज मेनली, आपका इसमें क्या हो जाएगा रजिस्टर्ड बाय, गर्डर में जो होता है वो किसके द्वारा शियर, जो शियर फोर्स होता है वो रजिस्टर करता है, टॉप फ्लेंज, वेब, बॉटम फ्लेंज एंड हॉरिजॉन्टल स्टीफनर्स, राइट। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सिंपली 25 का, आपका सिंपल हो जाएगा क्या, सी, वेब के द्वारा ये चीज रजिस्टर किया जाता है, ठीक है, गर्डर में। तो गर्डर आपका कुछ इस तरीके से आई सेक्शन में आपका ये गर्डर होता है, ठीक है, आई सेक्शन में आपका गर्डर होता है, और इसका आपका जो शियर स्ट्रेस डायग्राम होता है ना, वो क्या होता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये आपका शियर स्ट्रेस यहाँ पे डायग्राम हो जाता है, राइट। चलिए तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी थी। इसका ऑप्शन क्या हो गया वेब, ठीक है, वेब। तो जब भी आपका किसके प्लेट गर्डर की बात हुई, ठीक है, पीजी की बात हुई और शियर फोर्स की बात हो रही है, यदि पीजी की बात हुई और यहाँ पे शियर फोर्स की बात हुई, तो इस केस में आपका सिंपल क्या हो जाएगा, वेब रजिस्ट करेगा, राइट, वेब रजिस्ट आपका करेगा,
ठीक है। वेब आपका यहाँ पे रजिस्टर करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से। द बकलिंग क्लास एसोसिएटेड विथ द बिल्ट अप कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। द बकलिंग क्लास एसोसिएटेड विद द बिल्ट अप कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल 26 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, ठीक है। बकलिंग क्लास सी, ठीक है, बकलिंग क्लास सी, राइट। बिल्ट अप कंप्रेशन मेंबर की यदि बात करें हम, ठीक है, बिल्ट अप कंप्रेशन कंप्रेशन ठीक है, कंप्रेशन मेंबर, बिल्ट अप कंप्रेशन मेंबर की यदि हम बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा क्लास सी, राइट, क्लास सी। चलिए कंप्रेशन कंप्रेशन बोले तो क्या हो गया, एक तरीके से सी आ रहा है तो यहाँ पे भी सी, क्लास सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड सेक्शंस विल हैव मिनिमम शेप फैक्टर, देखो शेप फैक्टर एक तरीके से बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है स्टील के केस में, राइट। तो आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। शेप फैक्टर आपके सारे इसमें सबके शेप फैक्टर होते हैं, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। रेक्टेंगुलर का आपका यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1.5। अच्छा शेप फैक्टर होता क्या है एक्चुअली में, जेड पी डिवाइडेड बाय जेड वाई होता है आपका शेप फैक्टर, ठीक है। जेड पी डिवाइडेड बाय जेड वाई, राइट। रेक्टेंगुलर के लिए आपका 1.5 हो गया, ठीक है, रेक्टेंगुलर के लिए आपका 1.5। उसी तरह सर्कुलर के लिए यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1.69, सर्कुलर के लिए 1.69, ठीक है। उसी तरह ट्रायंगल के लिए आपका हो जाएगा 2.34 और आपका डायमंड के लिए 2 पॉइंट, ठीक है। इसके लिए भी आपका सेम ही होता है। तो यहाँ पे सिंपल किसके लिए होगा, रेक्टेंगुलर के सबसे मिनिमम होता है, ठीक है। सर्कुलर में आपका 1.6, ठीक है, सर्कुलर के लिए 1.6, सर्कुलर में सी आ रहा है तो 6 में भी एस आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से सी सी ऐसे याद रख लेना। 1.69 आपका सर्कुलर के लिए हो गया, ठीक है। आपका रेक्टेंगुलर के लिए 1.5 हो गया। देखो इसको किससे रिलेट कर लो, हालांकि वो सेम नहीं है फिर भी देखो, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है तो 1.5 आप एवरेज शियर स्ट्रेस के बराबर हो जाता है, ठीक है, 1.5। तो उसी से आपका इसको रिलेट कर लेते हैं। डायमंड का आपका 2.34 और आपका ट्रेंगुलर के लिए भी आपका 2.34, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। कैसे याद हो जाएगा, देखो सिंपल बात है। ट्रेंगुलर, ठीक है, ट्रेंगुलर में टी आ रहा है तो मतलब 2, ट्रेंगुलर में टी आ रहा है तो 2 हो गया, ठीक है। 2 और 2 के बाद में 3 4, 2 2 3 4, 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। डायमंड में डी आ रहा है मतलब 2, ठीक है, डायमंड में डी आ रहा है मतलब 2, तो 2 3 4, ठीक है, सिंपल सी बात। रेक्टेंगल का याद रह जाएगा, सर्कुलर का 1.69 ये भी याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 क्या बोल रहा है। फॉर द 16 mm सॉरी नॉमिनल diameter rivets, the diameter of the rivets hole is kept equal to, ठीक है। तो जो आपका होल होता है, ठीक है, जो होल होता है आपका वो कितना हो जाएगा, तो सिंपल है इसका हो जाएगा आपका सी, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी जो रिवेट होती है, रिवेट से जो एक होल होता है वो आपका बड़ा ही होता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या हो जाएगा, देखो डी जी ग्रॉस डायमीटर बराबर होता है डी प्लस आपका 1.5 mm, ये चीज यहाँ पर होता है, ठीक है। डी इज लेस देन 25 mm, ये चीज ध्यान देना, डी इज लेस देन 25 mm, ठीक है। और यहीं पर ही आपका डी प्लस 2 mm, राइट, डी प्लस 2 mm हो जाता है यदि डी इज ग्रेटर देन 25 mm, राइट। ये चीज आपको ध्यान देना है। यदि 25 mm से आपका डाया जो है बड़ा है तो उसमें 2 mm बढ़ाना पड़ेगा, और वहीं पे यदि 25 से कम है डाया तो इस केस में आपका 1.5 सिंपल ऐड कर देंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 17.5। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। जो आपका होल है एक तरीके से रिवेट हो गया, आपका इस तरीके से रिवेट हो गया, और यहाँ पे ये जो रहता है ये आपका ये होल, तो ठीक है, इसका यदि निकालना है तो डाया प्लस, ठीक है, ये वाला डाया प्लस आपका 1.5 mm,
उसी तरह से D+2 mm, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है। The code the code advocates that for the determination of stress in a column section, ठीक है, the beam reaction can be assumed to be applied at an eccentricity of, ठीक है, eccentricity of, ठीक है, इसमें इसेंट्रिसिटी आप कितना लेकर चलते हो वो चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। फ्रॉम द फेस ऑफ सेक्शन और एट द सेंटर ऑफ बियरिंग, इसका आपका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा सिंपली, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 29 का। देखो ऐसा क्वेश्चन को आपको ना याद रखना है थोड़ा सा, क्योंकि कहीं पर भी ये क्वेश्चन आपके देखने को मिल सकते हैं। तो इसका हो जाएगा आप सिंपल कितना 100 mm, ठीक है, इसका हो जाएगा आपका यहाँ पे 100 mm, राइट, 100 mm यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। क्या चीज, जो आपकी जो बीम रिएक्शंस कैन बी बीम द बीम रिएक्शन कैन बी एज्यूम्ड टू बी अप्लाइड एट एन इसेंट्रिसिटी 100 mm फ्रॉम द फेस ऑफ सेक्शन एट द सेंटर ऑफ बेयरिंग, ठीक है। तो 100 mm, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। एज पर IS 800 2007 the partial safety factor for materials partial safety factor for material in which the resistance is governed by the ultimate stress, ठीक है। मटेरियल्स की बात कर रहे हैं तो इसमें आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका हो जाएगा आपका सिंपली C 1.25, ठीक है। मटेरियल के लिए आपका कितना, मटेरियल के लिए आपका कितना 1.25, ये चीज देखे रखते हो, ठीक है। सवा, ठीक है, सवा एक तरीके से सवा, ठीक है, मतलब 1.25 एक तरीके से सवा होता है, तो वो आपका मटेरियल के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो जल्दी से। द क्रिटिकल लोड फॉर अ कॉलम ऑफ लेंथ L, ठीक है, ऑफ लेंथ L विल बी मिनिमम व्हेन, ठीक है, द क्रिटिकल लोड फॉर अ कॉलम ऑफ लेंथ L, ठीक है, द क्रिटिकल लोड फॉर अ कॉलम ऑफ लेंथ L विल बी मिनिमम व्हेन both end are hinged, both end are rigid, and one end is fixed and other hinge, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर आपका सिंपली क्या हो जाएगा आपका, देखो इसको निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा इलर्स फार्मूला। इलर्स फार्मूला आपका होता क्या है क्रिटिकल लोड के लिए, पीसी इक्वल्स टू ठीक है, देखो पिस्कर EI लिस्कर, ठीक है, ये चीज याद रखना है, लेमडा स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई में आपका यहाँ पे एक तरीके से, ठीक है। तो ये आपका अच्छा लोड बताना है ना, तो लोड आपका E/A हो जाएगा, राइट। चलिए अब यहाँ पे आपका जो L है, ठीक है, L बोले तो, ठीक है, सिलेंडर्स रेशियो, ठीक है, सॉरी L इफेक्टिव डिवाइडेड बाय लेमडा की बात की जा रही है, L इफेक्टिव डिवाइडेड बाय R मिनिमम, ठीक है, R मिनिमम यहाँ पे हो गया, ठीक है, लेमडा इक्वल्स टू L इफेक्टिव डिवाइडेड बाय R मिनिमम, देन, ठीक है, ये सारी कहानी आप यहाँ पे करते चले जाओगे तो यहाँ पे आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपका सिंपली कितना आ जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, इसका हो जाएगा यहाँ पे सिंपली, तो इसका ऑप्शन डी वाला ऑप्शन कट चुका है, तो इसमें क्या होगा, वन इंड इज फिक्स्ड, ठीक है, वन इंड, ठीक है, वन इंड इज फिक्स्ड एंड अदर फ्री अदर फ्री, राइट, ये चीज हो जाएगा, वन इंड इज फिक्स्ड एंड अदर फ्री, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्रिटिकल लोड फॉर अ कॉलम ऑफ लेंथ L विल बी मिनिमम व्हेन, ठीक है, विल बी मिनिमम व्हेन वन इंड इज फिक्स्ड, एक इंड आपकी फिक्स रहेगी और दूसरी इंड आपकी क्या रहेगी, फ्री रहेगी, ठीक है। तो ये चीज आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32 वाला क्या बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। 32 में आपका यहाँ पे सिंपली क्या बोल रहा है, चेक कीजिए। अ सिंगल एंगल इज कनेक्टेड बाय वन लेग ओनली, ठीक है, connected one leg only if the area of outstanding leg is x,
ठीक है, इज एक्स, नेट एरिया ऑफ कनेक्टिंग लेग इज वाई, ठीक है, एंड की इज रिडक्शन फैक्टर whose value is less than 1, whose value is less than 1, then the net effective area of angle in tension will be, in tension will be, ठीक है, इसका आंसर कैसे हो जाएगा, राइट, इसका आंसर क्या हो जाएगा चेक कीजिए। तो यहाँ पे जो कनेक्शन ये जो बोल रहा है ये किस तरीके का है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। देखो ये है, इस तरीके से आपका कनेक्ट है, ठीक है, इस तरीके से आपका कनेक्शन हो गया, देन आपका यहाँ से यूं हो गया, देन इस तरीके से आपका ये, ठीक है, इस तरीके से आपका कनेक्शन है और यहाँ से ये आपका एक कनेक्ट है, राइट। चलिए, तो ये आउटस्टैंडिंग लेग ये वाली हो गई, ठीक है, आउटस्टैंडिंग लेग आपकी ये वाली हो गई, ठीक है, एरिया है आपका यहाँ पे एक्स, ठीक है, और ये वाली जो है आपकी कनेक्टेड लेग हो गई, ये कनेक्टेड लेग, राइट, ये चीज हो गई, ठीक है, जिसका एरिया आपका यहाँ पे y है, ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे समझनी थी। अब नेक्स्ट क्या होता है कि देखो, देयर वुड नॉट बी एनी शियर लेग इफेक्ट इन द कनेक्ट कनेक्ट लेग, ठीक है, जो आपका शियर लेग इफेक्ट जो है इसमें है नहीं बोल रहा है, ठीक है, hence full area is considered but full area is considered but for outstanding leg area is reduced because of shear leg, ठीक है, because of shear leg। देखो जो आपका यहाँ पे चेक कीजिए क्या बोल रहा है कि hence full area is considered but, ठीक है, outstanding leg area is reduced because of shear leg, ठीक है, net area is tension is given as क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपली देख लो, ठीक है, y इक्वल्स टू के एक्स, ये वाला चीज हो जाएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वाले में क्या है आपका शियर लेग है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग में शियर लेग है। चलो आगे बात करते हैं, यहाँ पे बड़ा सिंपल ही क्वेश्चन बोला है, फॉर फिलेट वेल्ड, ठीक है, फिगर थ्रोट थिकनेस आपको बताना है, ठीक है, थ्रोट थिकनेस आपकी क्या हो जाएगी, तो इसमें सिंपल है आपका बीडी ये वाली जो होती है यही आपकी थ्रोट थिकनेस हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 34 का चेक करो क्या बोल रहा है, 34 में बोल रहा है फॉर द डिजाइन ऑफ कॉलम, ठीक है, बेसेस कॉलम बेसेस the assumed friction coefficient for the computation of shear resistance between steel base and concrete may be taken as, right, ठीक है, बात समझ में आ रही है। फॉर द डिजाइन ऑफ कॉलम बेसेस, फॉर डिजाइन ऑफ कॉलम बेसेस the assumed friction coefficient for the computation of shear resistance, for the computation of shear resistance between steel base and concrete may be taken as, इसका आपका आंसर सिंपल क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका आपका आंसर सिंपली हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा, ठीक है, 0.45, ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, चीज है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं फास्ट तरीके से। इन फुल्ली डेवलप्ड रफ टर्बोलेंट रेजिम इन पाइप फ्लो, ठीक है, इन फुल्ली डेवलप्ड रफ टर्बोलेंट रेजिम इन पाइप फ्लो, ठीक है, ये चीज क्या हो जाएगा, रफ एंड स्मूथ पाइप हैव द सेम फ्रिक्शन फैक्टर। देखो रफ टर्बुलेंट रेजिम इन पाइप फ्लो बोल रहा है, इस केस में आपका होता क्या है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा डी वाला, द फ्रिक्शन फैक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव रफनेस, ठीक है, जो आपका एक तरीके से फ्रिक्शन फैक्टर जो है आपका है ना, फ्रिक्शन फैक्टर इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, आपका एक तरीके से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट राइट, आपका इंडिपेंडेंट होता है रिलेटिव रफनेस से, राइट। इसका एक फार्मूला होता है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ,
ठीक है, फार्मूला किस तरीके से है यहाँ पर चेक कीजिए। देखो u बार डिवाइडेड बाय आपका u, ठीक है, इक्वल में आपका, इसको मैं स्टार बोल के रखता हूँ, ठीक, 5.75 log 10, ठीक है, u स्टार r डिवाइड में आपका हो जाएगा, ठीक है, न्यू प्लस 1.75, ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे ना सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आर जो है यहाँ पर, ये जो आर है ये है एक रिनॉल्ड नंबर, ठीक है, 5.75 log 10 u स्टार बाय न्यू आर ई प्लस 1.75, ठीक है, ये चीज आपकी यहाँ पर होती है। चलिए, तो इसका ऑप्शन आपका डी हो गया, राइट। जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके, रिलेटिव रफनेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन टर्बुलेंट फ्लो थ्रो स्मूथ पाइप ऑफ रेडियस आर, ठीक है, इन अ टर्बुलेंट फ्लो थ्रो स्मूथ पाइप ऑफ रेडियस आर नॉट द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉटेड अगेंस्ट y डिवाइडेड बाय आर नॉट, ठीक है, ये चीज। इसका आंसर आप कैसे करोगे, ठीक है, इसका आंसर आप कैसे करोगे, 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हुई है, उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, 1 मिनट, है ना, होल्ड करना, ठीक है। ये इसका ऑप्शन ना ये वाला हो जाएगा सी, ठीक है, द फ्रिक्शन फैक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिनॉल्ड नंबर, ठीक है, रिनॉल्ड नंबर से फ्रिक्शन फैक्टर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, राइट। रिनॉल्ड नंबर से आपका फ्रिक्शन फैक्टर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ये चीज ध्यान रखना है, राइट। चलिए, अच्छा ये वाला देखो, इन टर्बुलेंट फ्लो थ्रू स्मूथ पाइप ऑफ रेडियस आर नॉट द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉटेड अगेंस्ट y बाय आर नॉट, ठीक है। तो आपको जो पीछे मैंने इक्वेशन लिख के बताया था, उस इक्वेशन से आपको इस चीज को बताना है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ठीक है, शोस इंक्रीजिंग फुलनेस विथ इंक्रीज इन रेनॉल्ट नंबर, ठीक है, ठीक है, शोस इंक्रीजिंग फुलनेस विथ इंक्रीजेस इन रेनॉल्ट नंबर, राइट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इन टर्बुलेंट फ्लो थ्रो स्मूथ पाइप ऑफ रेडियस आर नॉट द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉटेड अगेंस्ट y बाय आर नॉट, ठीक है, ये चीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 की बात कर लेते हैं, फास्ट 37 में चेक करो क्या बोल रहा है, ठीक है। अ पेन स्टॉक इज 3000 मीटर्स लॉन्ग, एक आपका पेन स्टॉक है जो 3000 मीटर्स लॉन्ग है। उसके बाद में देखो, प्रेशर वेव ट्रेवल्स इन इट विथ अ वेलोसिटी ऑफ 1500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ द टर्बाइन गेट्स आर क्लोज्ड uniformly and completely in a period of 4.5 seconds, then it is called slow closure, uniform closure, rapid closure, sudden closure, ठीक है। तो 37 को आपको बताना पड़ेगा, कैसे इसको बताओगे, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या क्या देके रखा है, एल एंड सी आपको देके रखा है, ठीक है, एल एंड सी आपको देकर रखा है। अब इसमें चेक करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी सी इक्वल्स टू आपका 2L डिवाइडेड बाय सी हो जाएगा, 2L डिवाइडेड बाय सी हो जाएगा, इक्वल में आपका यहाँ पे सिंपली 2 इंटू 3000 डिवाइडेड बाय आपका 1500, राइट, ये चीज हो गया, और इक्वल में आपका 4 सेकेंड, ठीक है, ये चीज आपका यहाँ पर हो गया बस। तो जो आपका 4.5 सेकेंड देके रखा है, 4.5 सेकेंड देके रखा है, ये है ग्रेटर देन आपका 4 सेकेंड से। तो इस केस में आपका क्या हो गया, हैंस स्लो क्लोजर, ठीक है, इसलिए अपन इसको बोलेंगे स्लो क्लोजर। इससे ज्यादा हो जाता तो आपका, ठीक है, रैपिड क्लोजर हो जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं फास्ट तरीके से। देखो,
कंसिडर द फॉलोइंग फॉर हाइड्रोलिक जंप, हाइड्रोलिक जंप अ प्रिज्मेटिक चैनल, हाइड्रोलिक जंप अ प्रिज्मेटिक चैनल, राइट राइट। क्या बोल रहा है यहाँ पे, द स्पेसिफिक एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू जंप फॉर्मेशन, ठीक है, ड्यू टू जंप फॉर्मेशन, द स्पेसिफिक एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू जंप फॉर्मेशन, द स्पेसिफिक एनर्जी इंक्रीजेस आफ्टर द जंप, द स्पेसिफिक एनर्जी इंक्रीजेस आफ्टर द जंप। फिर उसके बाद बोलता है द स्पेसिफिक एनर्जी इंक्रीजेस ड्यू टू जंप फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा पहली चीज, ठीक है। चलिए तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में बताता हूँ। इसका ऑप्शन तो वैसे सी हो जाएगा, फर्स्ट फोर्थ आर करेक्ट, ठीक है, पहला और आपका फोर्थ करेक्ट है। चलिए, हाइड्रोलिक जंप अकर इन वेरी शॉर्ट लेंथ, हाइड्रोलिक जंप जो होती है एक तरीके से, हाइड्रोलिक जो जंप होता है, हाइड्रोलिक जंप ये क्या होता है एक तरीके से बहुत ही शॉर्ट लेंथ के लिए होता है, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन बिकम्स इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, effect of friction becomes insignificant, hence specific force remains constant, hence specific force remains constant, ठीक है। जो स्पेसिफिक फोर्स होता है आपका, स्पेसिफिक फोर्स जो होता है वो एक तरीके से रिमेन्स कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। बट ड्यू टू लॉट ऑफ टर्बुलेंस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज डिसिपेटेड, ठीक है। टर्बुलेंस की वजह से आपका बहुत ज़्यादा क्या होता है यहाँ पे, एनर्जी डिसिपेट कर जाती है, एनर्जी डिसिपेट कर जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो ये आपका यहाँ पर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फास्ट। इसका आंसर ये हो गया आपका क्या, द स्पेसिफिक एनर्जी डिक्रीज ड्यू टू जंप फॉर्मेशन। यदि जंप फॉर्मेशन हुआ तो स्पेसिफिक एनर्जी आपकी डिक्रीज करेगी, राइट, स्पेसिफिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। और स्पेसिफिक फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट, फोर्स आपका कांस्टेंट रहता है बट एनर्जी आपकी क्या होती है, डिक्रीज करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 का चेक करना है आपको, क्या बोल रहा है 39 में, देखो, इफ द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड शोन इन द डायग्राम, ठीक है, ये चीज आपका है। व्हाट इज द शियर स्ट्रेस, ठीक है, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। इसको निकालने के लिए आपको सिंपल फार्मूला लगाना पड़ेगा, उससे आपका इजीली निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका एक चीज है टाउ, टाउ इक्वल्स टू आपका होता है म्यू डेल यू बाय डेल वाई, ठीक है, म्यू डेल यू बाय डेल वाई, ठीक है। चलिए तो इसमें आपको निकालने के लिए म्यू की वैल्यू 0.01 देके रखा है, मल्टीप्लाई आपका, ठीक है, डी डिवाइडेड बाय डी वाई, राइट। और यहाँ पे क्या इक्वेशन आपको ये देखी रखी है यू की, 3y माइनस 4y का क्यूब, 3y माइनस 4y का क्यूब। और यहाँ से सिंपली इनने y इक्वल्स टू 0.3 भी देके रखा है, ठीक है, 0.3 मतलब मीटर में चेंज कर लिया मैंने, ठीक है, y इक्वल्स टू आपका 0.3, ठीक है। बस इसको आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है और वैल्यूज को पुट कर देनी है। तो अल्टीमेट आपका जो आंसर निकल कर आएगा यहाँ पर वो आ जाएगा 1.92। तो आपको ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर लगानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जल्दी। देखो क्वेश्चन नंबर 40 चेक करो क्या बोल रहा है, द स्ट्रो, ठीक है, द स्ट्रो हॉल नंबर इज डिफाइंड एज, यार बड़ा नया नंबर आया है तो, ठीक है, स्ट्रो हॉल नंबर क्या होता है, स्ट्रो हॉल नंबर इसका है एफ डी बाई वी, ठीक है, एफ डी बाई वी, स्ट्रो हॉल नंबर इज डिफाइंड एज एफ डी बाई वी। इट इज अ डायमेंशनलेस नंबर यूज्ड इन कार्बन वर्टेक्स ट्रायल फेनोमेना। समझ में आ रहा है कुछ, कार्बन वर्टेक्स ट्रायल फेनोमेना में इसको यूज किया जाता है, कार्बन, ठीक है, वर्टेक्स फेनोमेना में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना है फास्ट, 41, राइट। 41 में क्या बोलता है एक बार चेक करो, द फिगर शोन क्रॉस सेक्शन, ठीक है, द फिगर शोन
क्रॉस सेक्शन आपका सिंपली, ठीक है, फिगर 1 क्रॉस सेक्शन of an oil pipe with a manometer attached on the right side. The manometer ठीक है, manometer fluid is in contact with oil, manometer fluid is contact with oil and on the left, ये सारी कहानी यहाँ पे देके रखा है। ये इसका आपका यहाँ पे उनने डायग्राम देके रखा है, उसको देखते हैं अपन। चलिए, तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। बट इसमें थोड़ी सी दिक्कत वाली बात ये है कि इसमें चीजें क्लियरली शो नहीं हो पा रही है, क्लियरली यहाँ पे शो नहीं हो पा रही है, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें हो कैसे रही है वो चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, ये सारी कहानी आपको यहाँ पे मैनोमीटर बना के दे चुका है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखो, सबसे पहले आपका ऑयल वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। ऑयल वगैरह आपको यहाँ पर सारी चीज दे के रखा है। ऑयल से मैनोमीटर आपका पाइप है, पाइप से आपका मैनोमीटर कनेक्ट है, राइट। पाइप से आपका मैनोमीटर कनेक्ट है, राइट। चलो, तो इसमें आपको सिंपली करना क्या पड़ेगा, ये HM है, ठीक है, ये HM है यहाँ पे, और ये है आपका ऑयल, ये है ऑयल, ठीक है, क्योंकि ये जो पाइप है एक तरीके से यही ऑयल से फिल है, ठीक है। ये जो हाइट है आपकी यहाँ पे H0 है, ये H0, ये आपकी पूरी मरकरी मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, ठीक है। और मैनोमेट्रिक फ्लूइड आपका क्या चीज है, यहाँ पे मैनोमेट्रिक फ्लूइड एक तरीके से बोलना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल करना पड़ेगा। आपको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, प्रेशर को एक तरीके से बैलेंस करना है, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ ऑयल, ठीक है, प्रेशर इन ऑयल इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा पहली चीज तो, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। उसके बाद में आगे चेक करते चलेंगे अपन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस क्योंकि देखो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे एक तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा PATM, प्लस उसके बाद में HM इंटू, देखो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्चुअली में होता क्या है, ρGH, प्रेशर होता है आपका ρGH। तो अब यहाँ पे देखो HM, हम किस डिस्टेंस की बात करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक के की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ρGHM, ठीक है, ये चीज हो गया। और रो भी जो रहेगा आपका वो किसका रहेगा, ठीक है, जो आपका एक तरीके से जो रो रहेगा वो किसका रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ρGH, राइट, ये चीज हो गया। अब इसके बाद में हम कहाँ तक आ गए, इस यहाँ तक आ गए, HM, मतलब ये जो HM हो जाएगा, ठीक है। रो आपका ये है, आपका ये सारी कहानी है। अब इसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा, चेक करना है आगे, ठीक है। अब यहाँ तक आ गए, अब डायरेक्ट यहाँ पे चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ से इतना जो है आपका कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, जैसे हम डाउन जाते हैं तो नीचे जाते हैं तो हम प्लस करते हैं, और ऊपर जाते हैं तो माइनस करते हैं ठीक है। चलिए, तो जब जैसे हम यहाँ ऊपर गए तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रो, ठीक है, माइनस रो जी ठीक है, जी ऑफ ऑयल, ठीक है ऑयल, एंड आपका यहाँ पे रो हो गया, ठीक है, जी, और यहाँ पे एच ऑफ ऑयल, ठीक है। बस अपने को यहाँ पे इतनी कहानी करना था, खत्म, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा पी ऑयल माइनस PATM इक्वल्स में आपका यहाँ पे वैल्यूज को पूरी पुट करना है, ठीक है। रो की वैल्यू हम यहाँ पे चलते हैं 9.81 लेके, ठीक है, एक तरीके से वाटर का ही समझ लेके चलो, ठीक है। उसके बाद में आपका जी की वैल्यू आपका यहाँ पे देखे रखा 1.5,
एंड आपका एच की वैल्यू हो जाएगी 0.1। तो एच एम की वैल्यू यहाँ पे देके रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इसको चेंज कर दिए हमने, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 0.1 मीटर। ठीक है, सॉरी 0.1, अरे यार 0.1 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 0.1 मीटर। अब इसके बाद में ये चीज पुट कर दिए यहाँ पे, अब माइनस करो तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, 9.81 मल्टीप्लाई में आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, जी की वैल्यू 0.85, 0.85 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, एच की वैल्यू यहाँ पे 0.05। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ से मिल गई। तो सिंपली पी ऑयल एंड पी एटीएम होता है पी गेज, राइट, पी गेज। तो पी गेज बराबर यहाँ पे हो गया कितना, 1.05 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1.05 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपकी यहाँ पे कहानी हो गई। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कुछ ज्यादा था नहीं, बहुत इजी था। तो इसका आंसर आपका यहाँ से निकल कर आ गया कितना, ठीक है, यहाँ से निकल कर आ गया 1.05। ठीक है, 1.05 किलो न्यूटन। तो इसका नॉन ऑफ दिस ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में चेक करो क्या बोल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला दिख रहा है, इसको मैं आपको बताते जाता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है, राइट। चलिए चलिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है चेक करो 42। देखो थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला है, कोई दिक्कत नहीं, फोटो सही ढंग से नहीं आई है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय मरकरी मैनोमीटर। ठीक है, मरकरी मैनोमीटर एंड ठीक है, एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रुक जाओ, एंड स्टेथोस्कोप बाय, ठीक है, बाय रेप, ठीक है, बाय रैपिंग अ क्लोज्ड एयर filled jacket around the upper arm of a person at the level of the heart, the ठीक है, the systolic pressure, ठीक है, द सिस्टोलिक प्रेशर, द मैक्सिमम प्रेशर व्हेन द हार्ट इज पंपिंग, एंड द डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, द मिनिमम प्रेशर व्हेन द हार्ट इज रेस्टिंग। ये सारी कहानी बोल कर रखा। ऑफ अ हेल्दी पर्सन आर इंडिकेटेड 120/80 रिस्पेक्टिवली, दिस वैल्यू आर एक्सप्रेस्ड इन, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि 120/80 जो वैल्यू है इसको हम किस में बताएंगे, तो इसको हम बताएंगे किसमें, mmHg में। mmHg में इसको हम शो करते हैं, इसको बताते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 43 चेक करिए जल्दी से क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है, इफ अ डिवाइस कंसिस्ट ऑफ वन इनलेट एंड वन आउटलेट एंड द वॉल्यूम फ्लो रेट्स flow rates at the inlet and the outlet are the same, the flow through this device। ठीक है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, 43 का सिंपली क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, राइट। देखो क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि V1 आपका इंटर किया, V2 आपका बाहर गया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि नो एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर इनसाइड द डिवाइस। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मैटर आपका अंदर आप डिवाइस के अंदर रुका ही नहीं मटेरियल। तो ये हो जाएगा मस्ट, आपका आंसर हो जाएगा सिंपली कि कौन सा हो जाएगा, मस्ट बी यूनिफॉर्म। ठीक है, मस्ट बी आपका यूनिफॉर्म हो जाएगा इस केस में। ठीक है, मस्ट बी यूनिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चेक कीजिए क्या बोल रहा है, राइट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया, M2S3C1A3। ठीक है, ये क्या चीज है, M2S3C1A3, ये है आपका OCF की प्रोफाइल्स। ठीक है, OCF की प्रोफाइल्स। तो इसमें आपका क्या क्या चीज बनेगा वो चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए M2 है ना,
M2 जो है, M2 की प्रोफाइल आपकी किस तरीके से बनती है वो चीज बताता हूँ मैं यहाँ पे आपको, राइट। देखो, M2 का मतलब एक तरीके से माइल्ड, ठीक है, माइल्ड स्लोप होता है, माइल्ड प्रोफाइल होती है, राइट। इसमें क्या हो जाएगा सिंपली, ठीक है, ये हो गया आपका ग्राउंड, ठीक है, ये हो गया आपका ग्राउंड। देन यहाँ पे होता है एक क्रिटिकल, ठीक है, क्रिटिकल, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पर और एक होता है, ठीक है, ये होता है वाईसी क्रिटिकल डेप्थ, ये होता है नॉर्मल डेप्थ, ठीक है, और ये होता है आपका स्लोप, ठीक है, ये होता है आपका स्लोप, राइट, एस नॉट या जो भी, ठीक है। चलिए, अब ये M2 की बात कर रहा है, ये M2 की बात कर रहा है, तो यहाँ पर चीज कैसे हो जाएगा, देखो M2 मतलब कि इस जोन से आपका, इस जोन से यहाँ पे वाटर ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये है आपका यहाँ पे वाटर का लेवल, ठीक है, इस तरीके से इस जोन में आपके क्रिटिकल जोन में आपका आ रहा है, राइट। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को हम बोलते हैं, यहाँ से ये डिस्टेंस को बोलते हैं YC, ठीक है। तो ये हो जाएगी M2 प्रोफाइल, M2 प्रोफाइल, राइट, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा सिंपल, ये क्या होता है, देखो कॉनकेव, कॉनकेव डाउनवर्ड, राइट, कॉनकेव डाउनवर्ड, ये है ना, यहाँ पे चेक करो, ये यही तो कॉनकेव डाउनवर्ड है, ये है आपका कॉनकेव, राइट, कॉनकेव डाउनवर्ड, ठीक है। अब स्ट्रीम एसिम्प्टोटिक टू नॉर्मल डेप्थ विथ डिक्रीजिंग इन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन, डेप्थ डिक्रीजिंग इन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन, ठीक है, डिक्रीज हो रही है ना डेप्थ, देखो इस तरीके से डिक्रीज हो रही है डेप्थ। चलिए, राइट, मतलब डेप्थ हो रही है डिक्रीज, आपको ध्यान देनी है। तो ये जो वाई एन यहाँ था, फिर यहाँ पे ये वाई सी है, तो यहाँ पे सीधे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई एन यहाँ पर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट प्रोफाइल की बात करते हैं, S2 प्रोफाइल, ठीक है, S2 प्रोफाइल, राइट। S2 प्रोफाइल में आपका क्या हो जाएगा सिंपल, S2 में आपका होता है एक्चुअली में, ये हो गई आपकी स्टीप स्लोप, इसमें स्टीप स्लोप कह के बोला जाता है, राइट, स्टीप स्लोप कह के बोला जाता है। तो इसको मैंने ऊपर किया, यहां से मैंने क्या किया, एक स्लोप बना दिया, एक स्लोप बना दिया स्टीप, ठीक है। फिर यहां से मैंने एक आपका ऐसे इस तरीके से मैंने 3 प्रोफाइल बना दी, ठीक है, ये S3 के लिए है, सॉरी S2 नहीं है, S3 के लिए, ठीक है। अब इस केस में आपका होगा क्या, ये होता है क्रिटिकल डेप्थ, ये होती है क्रिटिकल डेप्थ, और ये ऊपर वाली होती है नॉर्मल डेप्थ, राइट। इस केस में आपका हो जाएगा सिंपली ठीक है, इस केस में आपका सिंपल क्या हो जाएगा कि यहाँ से आपका वाटर, यहाँ से आपकी जो वाटर है यहाँ पर जाने की ट्राई करेगा, ठीक है, यहाँ से वाटर आपको ऊपर जाने को ट्राई करेगा, ठीक है, ये S3 प्रोफाइल है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे डिस्टेंस एक तरीके से ये हो जाएगी आपकी YN, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी YN, ठीक। तो इसमें आपका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इस केस में आपका हो जाएगा डेप्थ इंक्रीजिंग डाउन स्ट्रीम, डेप्थ इंक्रीजिंग डाउन स्ट्रीम एंड मीटिंग एट एन एंगल अप टू CDL, ठीक है, मीटिंग एट एन एंगल टू CDL, ठीक है, CDL को आप, CDL में आपका ये मिलेगा, राइट। और ठीक है, अ कर्व विथ एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। चलिए, ये आपकी कहानी थी। उसके बाद में चेक करते हैं C1 की बात करते हैं, ये है क्रिटिकल वाला, C1 प्रोफाइल बोले तो क्रिटिकल प्रोफाइल, ठीक है। आपका इस तरीके से आपका स्लोप है, इस तरीके से आपकी यहाँ पे स्लोप है, राइट, इस तरीके से स्लोप है, और यहाँ से आपका इस तरीके से आपकी एक आपका एक कहना चाहिए YN, ये वाले केस में आपका YN बराबर YC रहता है। तो इस केस में जो वाटर है आपका वो कैसे जाएगा, देखो इस तरीके से जाएगा, और यहाँ से ये जंप कर जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गई प्रोफाइल आपकी C1, ठीक। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्या, कॉन्वेक्स अपवर्ड, राइट, कॉन्वेक्स अपवर्ड, ये देखो ना ये, ठीक है, ये इस तरीके से ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स अपवर्ड, ठीक। उसके बाद में एसिम्प्टोटिक टू हॉरिजॉन्टल,
एसिम्प्टोटिक टू हॉरिजॉन्टल एट डाउनस्ट्रीम एंड, ठीक है। डेप्थ इंक्रीजिंग इन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन, ठीक है। डेप्थ इंक्रीज हो रही है ना, ये देखो डाउन स्ट्रीम आपकी तो ये होती है, ये डाउन स्ट्रीम होती है, ये होती है आपकी क्या, अप स्ट्रीम, राइट। तो ये डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में आपकी डेप्थ क्या हो रही है, इंक्रीज कर रहा है, ये होता है क्रिटिकल का। नेक्स्ट आपका बच गया क्या, A3 एडवर्स, ठीक है। एडवर्स कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन में आपका बिल्कुल ही एडवर्स होगा। इसमें कैसा होता है मैं चेक करके आपको बताता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपकी स्लोप है आपका, इस तरीके से आपका बेड स्लोप है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो वाटर का लेवल है कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से वाटर का लेवल है, राइट। अब यहाँ पे ये जो वाटर है कुछ इस तरीके से आपका प्रोफाइल को मीट करेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके प्रोफाइल को मीट करने वाला है, राइट। ये है वाटर और ये आपकी प्रोफाइल है, राइट। ये आपकी प्रोफाइल, ये है आपका एडवर्स A3। तो इस कंडीशन में आपका सिंपल क्या हो जाएगा, ठीक है। डेप्थ इंक्रीजिंग डाउन स्ट्रीम साइड, डेप्थ आपकी इंक्रीज कर रही है डाउन स्ट्रीम साइड, बट ठीक है, बट राइट, यहाँ पे हो जाएगा क्या, बट डाउन स्ट्रीम एंड मीटिंग एट एन एंगल सीडियल कर्व विथ एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। ये चीज आपकी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रोफाइल सारी चेक करना था, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इसका सिंपल ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, ठीक है। ये ए आपका ऑप्शन हो जाएगा, राइट। 45 क्वेश्चन में चेक करना है क्या बोल रहा है, ठीक है। एज्यूमिंग द थ्रस्ट टी ऑफ अ प्रोपेलर डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन, राइट, डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर डी, स्पीड ऑफ एडवांस वी, एंगुलर वेलोसिटी W, डायनामिक विस्कोसिटी म्यू, एंड आपका डेंसिटी, ठीक है। ये सारी कहानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशनलेस पैरामीटर्स कैन बी डिराइव्ड बाय डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो इसका आपका सिंपल 45 का क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। 45 का यहाँ पे सिंपली आंसर ये हो जाएगा, देखो इसमें हो जाएगा आपका सी, राइट। सी बोले तो ये वाला 1 3 4, ठीक है। ये चीज आपकी तीनों चीज हो जाएगी यहाँ पे, राइट। इस केस में क्या क्या हो गई यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ, ठीक है। देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी तो, ठीक है। 45 का सिंपली 1 बाय, ठीक है, टी बाय रो डी स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर, यहाँ पे ये पहला हो गया। तीसरा आपका बोल रहा है यहाँ पे वी, ठीक है, या फिर रो वी डी बाय म्यू रिनाल्ड नंबर, और चौथा है आपका डी डब्ल्यू बाय वी, ठीक है। इसका सिंपली आंसर आपका क्या हो गया, 134, ठीक है। चलिए तो इसमें इसने डायमेंशनल लेस पैरामीटर को पूछा था, ठीक है। वही चीज हमने यहाँ पे बता दी। रो वी रिनॉल्ड नंबर भी आपका डायमेंशनल लेस होता है, ठीक है। टी डिवाइडेड बाय रो, ठीक है, रो वी का स्क्वायर डी का स्क्वायर, देन आपका सिंपली डी वी, डी एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे वी, ठीक है। ये चीज हो गया। 46 की बात करते हैं, तो 46 में बोल क्या रहा है, इन टाइडल मॉडल the horizontal scale ratio 1/1000 and the vertical scales ratio 1/100. If the time period of prototype is 12 hours, the correct time period for model would be, ठीक है। ये सारी कहानी है यहाँ पे। तो सिंपल इसका क्या हो जाएगा, सिंपल इसका मेन चीज ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे एक तरीके से इसको सॉल्व करने जाओ तो एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे नहीं निकल कर आती है, ठीक है। जब टाइडल मॉडल की बात की जाती है, टाइडल मॉडल की यदि बात करें हम, इस केस में आपको फार्मूला क्या लगाना पड़ेगा, ठीक है। फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा सिंपली क्या, देखो, ठीक है, टी आर इक्वल्स टू आपका एल आर वी
ठीक है, 1/2 ये चीज आपका लग गया। अब यहीं पे ही होता है क्या, मॉडल और प्रोटोटाइप की बात चलती है। ठीक है, टीपी डिवाइडेड बाय टीएम इक्वल्स टू आपका 100 1/2 इक्वल्स टू आपका यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, अब यहीं से यही चीज टीएम मैंने निकाला तो ये निकल के टीएम आ गया 1.2 हावर। ठीक, अब यहीं पे क्या हो गया, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 60, अल्टीमेट यहाँ पे 72 मिनट यहाँ पर निकल कर आता है। बट यहाँ तो है ही नहीं वैसा क्वेश्चन, तो ये एक तरीके से आपका गलत ही है। तो टी आर इक्वल्स टू एल आर बी का, ठीक है, 1/√2 ये चीज होता है, 1/2 ये चीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, चेक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बोला है यहाँ पे। ठीक है, फॉर अ ट्रेंगुलर फॉर अ ट्रेंगुलर ठीक है, ट्रेंगुलर चैनल हैविंग अ वर्टेक्स एंगल 120 डिग्री, द क्रिटिकल डेप्थ फॉर अ डिस्चार्ज ऑफ 3.0 मीटर क्यूब पर सेकेंड वुड बी। ठीक है, इसके लिए आपको सॉल्व करना है, बहुत सही क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से देखना भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के पहले आपको क्या क्या चीज यहाँ पे करना पड़ेगा वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो इस तरीके से आपका एक चैनल है, ट्रेंगुलर चैनल, जिसका यहाँ पे डिग्री आपको दे के रखा है। ठीक है, 120 डिग्री एंगल दे के रखा है, राइट। इस तरीके से आपका चैनल है। अब इसमें सारी चीज अपने को बतानी है। ये है बी, ठीक है, इसकी विड्थ, और यहाँ पे वाई इसकी एक तरीके से डिस्टेंस है, राइट। अब इसमें सबसे पहली चीज, ठीक है, फॉर अ ट्रेंगुलर चैनल अंडर क्रिटिकल फ्लो, तो इसमें आपको क्या लगाना है, फार्मूला लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो क्यू स्क्वेयर, ठीक है, क्यू स्क्वेयर जी ए क्यूब इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये चीज आपका फार्मूला होगा, क्यू स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय जी ए क्यूब इक्वल्स टू 1, ये चीज हो गया। अब यहीं पे साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, y बाय बी, ये चीज कर सकता हूँ सिंपली। ठीक है, चलो ठीक है, यहीं से ही आप क्या cos 30 कर दो। तो cos 30 जब करोगे तो ये हो जाएगा t/2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, b, ये कहानी होगी। तो यहाँ से आपका b की वैल्यू सिंपली 2y निकल कर आ जाएगी, b की वैल्यू 2y निकल कर आ गई, राइट। इसके बाद में आपको करना क्या है, ये चीज पता चल गया। अब यहीं से आपका क्या हो जाएगा, √3 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, और यहाँ पे t डिवाइडेड बाय 2 भी हो गया। ठीक, ये चीज आपको यहाँ से मिल गई। ठीक है, ये चीज आपको मिलेगी। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, यही ना होती है, √3/2। ठीक है, cos 30 की वैल्यू √3/2 ये होती है। यहीं से आप b की वैल्यू निकाल लो। b की वैल्यू आपने निकाल लिया, कितनी आ गई यहाँ पर, सिंपल t/√3, b की वैल्यू आ गई आपकी t/√3 इक्वल्स टू आपका 2y पॉइंट, ठीक है, t इक्वल्स टू 2√3y। ठीक है, ये चीज आ गया। अब यहीं पे सारी वैल्यू को पुट कर देंगे कौन से फार्मूले में, आपके जो मेन फार्मूला था, क्यू स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय जी ए क्यूब इक्वल्स टू 1, इसमें आपको पुट कर देना है। ठीक है, तो वहां से आपकी y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, राइट। तो y की वैल्यू सिंपल यहाँ पे क्या हो गई, 0.906 यहाँ पे y की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करना था। तो मेन फार्मूला आपको याद रखना था, क्यू स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय जी ए क्यूब। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चेक कर लेते हैं जल्दी से। टू जनरेट 8100 किलोवाट अंडर अ हेड ऑफ 81 मीटर, ठीक है, वाइल वर्किंग एट अ स्पीड ऑफ 540 आरपीएम, व्हाट टाइप ऑफ टरबाइन इज सुटेबल। ठीक है, कौन सी टरबाइन यहाँ पे ज्यादा सुटेबल होगी, ये चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपकी टरबाइन जो भी सुटेबल कौन सी होगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगी आपकी 48 का, सिंपली इसका हो जाएगा आपका क्या, देखो सबसे पहले आपको निकालना है स्पेसिफिक स्पीड, राइट। स्पेसिफिक स्पीड निकालने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है,
एन अंडर पी डिवाइडेड बाय एच की पावर 5/4, राइट। स्पीड निकालने के लिए आप करते हो, ठीक है, ये चीज एन अंडर रूट पी डिवाइडेड बाय एच की पावर 5/4। और यहीं पे यदि आपको निकालना रहता क्या, ठीक है, यहीं पे यदि आपको निकालना रहता, ठीक है, दूसरी चीज, तो ये एन अंडर रूट क्यू डिवाइडेड बाय एच की पावर 3/2 ये हो जाता, राइट। चलो ये चीज हो गई यहाँ पे। तो सिंपली इसमें वैल्यू को पुट कर दो और एन एस की वैल्यू निकाल दो। एन एस की जैसे वैल्यू आपकी निकली, कितनी आ गई, 200। 200 जब आई तो एन एस इक्वल्स टू 200, वी विल यूज फ्रांसिस टर्बाइन, ठीक है, हम यूज करेंगे फ्रांसिस टर्बाइन, राइट। तो जब भी 200 की वैल्यू आएगी तो हम यहाँ पे फ्रांसिस टर्बाइन का यूज किया जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं क्या बोलता है। 49 मेज द कॉलम है आपका, राइट। केविटेशन सेपरेशन, ठीक है, केविटेशन सेपरेशन क्या क्या चीज है यहाँ पे चेक करते हैं। केविटेशन हो गया, सेपरेशन हो गया, स्टैग्नेशन पॉइंट हो गया, वेक हो गया, ठीक है। इसमें आपका क्या हो जाएगा, सिंपली देखो केविटेशन क्यों होता है, ठीक है, केविटेशन क्यों होता है और आपका सेपरेशन क्यों होता है और स्टैग्नेशन पॉइंट क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है। तो यहाँ पे आपका सिंपली क्या हो गया, ए का तो आपका क्या हो गया यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए का हो गया क्या, सेकेंड। अब यहीं पे देखो आपका बी का क्या हो जाएगा, सेपरेशन, सेपरेशन का आपका हो जाएगा सिंपली फोर्थ, ठीक है, सेपरेशन का फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से आपका क्या होता है, वाइडनिंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ फ्लो। अब बच गया सी में, ठीक है, अब बच गया आपका सी में। तो सी का या तो 1 होगा या तीसरा होगा। सी में क्या बोल रहा है आपका, स्टैग्नेशन पॉइंट। स्टैग्नेशन पॉइंट का थर्ड चेक करो, ब्लफ बॉडी इन फ्लो, ठीक है, ब्लफ बॉडी इन फ्लो, राइट, ब्लफ बॉडी इन फ्लो, स्टैग्नेशन पॉइंट। या फिर पहला वाला, एब्सेंस ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी, एब्सेंस ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी, स्टैग्नेशन पॉइंट, ठीक है। इसमें आपका क्या हो जाएगा, सिंपल क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका सिंपल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखना है, ठीक है, सिंपल आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, डी, राइट, ये डी हो जाएगा। क्योंकि देखो अब बच गया था ये दो में तो हो गया स्टेशन स्टेगनेशन पॉइंट एंड वेक। तो वेक तो कंडीशन आपका किस में होगा, ब्लफ बॉडी इन फ्लो, ठीक है। यदि आप ब्लफ बॉडी आपका वहां पे यदि आपकी फ्लो में आ गया तो ये चीज यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ब्लफ बॉडी इन अ फ्लो। तो डी का हो गया तीसरा और सी का हो गया पहला। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आउट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 50 क्वेश्चन। अ यूनिट हाइड्रोग्राफ consist of 1 unit of effective rainfall duration, peak discharge, hydrograph time base and direct runoff, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में आपका सिंपली हो जाएगा यहाँ पर क्या, डी, डायरेक्ट रन ऑफ, ठीक है, डायरेक्ट रन ऑफ। अ यूनिट हाइड्रोग्राफ कंसिस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ, ठीक है, डायरेक्ट रन ऑफ से ये चीज बनता है, ठीक है। यूनिट हाइड्रोग्राफ इज अ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ रिजल्टिंग फ्रॉम 1 यूनिट of constant intensity uniform rainfall occurring over the entire water set, ठीक है, ये चीज आपकी थी। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हमारे इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं क्योंकि 50 लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक कि आपको सारे वीडियो आपको देखना है, आपको पता करना है, भाई अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लगाना है, ठीक है। तो हमारे साथ में जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे साथ में बने रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।